वेलकम टू प्रखर अकेडमी। प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स द वर्ल्ड अफेयर। देखिए, मैं बता दूं आपको कि 2-3 दिन से मैं नहीं बना पा रहा हूं, तो इसलिए पूरे वीक का जो भी छूटे हुए प्रश्न हैं वो सब शामिल हैं इसमें। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रश्न हैं और शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ। बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। जो कुछ भी आप में है उस सब पर भरोसा कीजिए, या जो कुछ भी आपके पास है उस रिसोर्स पर भरोसा कीजिए। नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू। आप ही के भीतर कोई ऐसी चीज है दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। देखिए, आप किसी भी पर्वत को लांघ सकते हैं, चाहे वो एंडीज हो, चाहे हिमालय हो, वट एवर द ऑब्स्टिकल यू कैन पास इट। बट स्टिल अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है उस काम को करने का, आप 1000 एक्सक्यूजेस बताएंगे, 1000 तरीके ऐसे बताएंगे कि उसको, उस योजना को फेल करने के लिए आप चीजें बताते रहेंगे। यही होता है, जब तक आप नहीं सोच लेते कि मुझे ये काम करना है, तब तक कि वो काम होने ही वाला नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस थीम के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को जो सोचते हैं उस कार्य को करना चाहिए, और अगर सक्सेस चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है। पहला प्रश्न आता है AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कोर्स को अनुमति दे दी है। जहां पर गलती हुई है उसको नजरअंदाज कीजिए, जो मैं पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो कितनी भाषाओं में? 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक को अनुमति दी गई है। किसके द्वारा? AICTE के द्वारा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में नई शिक्षा नीति के अनुसार 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक प्रोग्राम को स्वीकृत किया गया है, और ये भाषाएं क्रमशः कौन सी हैं? हिंदी, तमिल, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, असमिया, उड़िया एंड पंजाबी, बंगाली। ओके, तो ये हैं भाषाएं जिसमें कि बीटेक कोर्सेज अवेलेबल हैं। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, और ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जुलाई 17। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2021 हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में हम लोग ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, यानी पूरा का पूरा विश्व जो है वो एक अगर विलेज की तरह से है, तो बट ऑब्वियसली हम लोगों के लेन देन हो रहे हैं। यानी लेन देन का मतलब जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। जब हम व्यापार करेंगे तो व्यापार के अंदर आपको क्या होगा? लेन देन के तरीकों में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई विवाद पैदा हो सकते हैं, तो उन्हें कौन सुनिश्चित करेगा, कौन उनको सेटल करेगा? तो उसको करेगा इंटरनेशनल कोर्ट। तो बट ऑब्वियस है, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। संसार में आज वैश्विक व्यवस्था का बहुत महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक लेन देन, सांस्कृतिक और सूचना आदान प्रदान इतना ज्यादा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया में अपराध का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, और इसके लिए व्यवस्थित रूप से एक इंटरनेशनल कोर्ट या जस्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए युद्ध अपराधियों के शिकार लोगों, देशों के बीच किसी भी तरह के विवाद पैदा हो जाएं, अगर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए, तो इन सभी विषयों के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम क्या है? हेमी फिलोडेक्टाइल्स जेनस। और ये क्या है? ये एक छोटी छिपकली की प्रजाति है, और इसे संरक्षित रखने की घोषणा किसी राज्य ने की है। तो उस राज्य का नाम बताना है आपको। तो उस राज्य का नाम क्या है? ओडिशा राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न आता है उसके बाद, किस देश के द्वारा कॉन्जुगेट वैक्सीन सोब्राना 2 को विकसित किया गया है? तो ये किया गया है क्यूबा के द्वारा, और क्यूबा ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका नाम सोब्राना 2 है, ये विकसित किया है। अब अगला प्रश्न आता है, कोशिश की है कि ये इंफॉर्मेटिव रहे, बहुत डिटेल्ड में लंबा वीडियो हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े तैरने वाले सौर फॉर्म का अनावरण किस देश में हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर में। दक्षिण एशियाई देश है, चाइना के नीचे की तरफ। CP ग्राम्स या CPGRAMS क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कंप्लेंट एनालिसिस ऐप है, और इसे हमारे रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिका ने चीन के किस प्रांत से
आयात करने पर यानी पूरी तरह से इंपोर्ट को प्रतिबंधित किया है, तो ये चीन का जिंगजियांग प्रांत है। अगला प्रश्न आता है, किस कंपनी ने बिटकॉइन के हार्डवेयर वॉलेट को बनाने का निर्णय किया? तो ये कंपनी है स्क्वायर। कौन सी कंपनी है? स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम, ये अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 50 सालों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? अभी तक तो हथियार ही हो रहे थे, खैर, और चलिए खैर, भारत को सेब का निर्यात किया गया किसके द्वारा? यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न आता है कि वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो मनाया जाता है 16 जुलाई को। अगला प्रश्न आता है, भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रैंकिंग या होटल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है? तो ये है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई? तो ये की गई है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, खैबर पख्तूनवा जो हाल ही में एक आतंकी हमले का शिकार हुआ है वह किस देश में स्थित है? तो ये जो प्लेस है ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा जो है वहाँ पर एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है तहरीक तालिबान। देखिए, तालिबान के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते पाकिस्तान के बताए जाते हैं, और वही उनके क्षेत्र में क्या किया, उसने हमला किया जिसमें कि पाकिस्तानी सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसी वीक की खबरें, जैसे मैंने आपसे कहा कि वीकली जो भी छूटे हुए प्रश्न हैं वो सब शामिल हैं इसमें। गिरा साराभाई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो उनका जो संबंध है वो किससे है? कला और वास्तुकला से है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नया एक क्वाड बना है। देखिए, पुराना क्वाड तो आपको पता ही होगा जो चाइना को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अभी क्या है, अफगानिस्तान की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ गई है। जब से बगराम बेस छोड़ा है आपके अमेरिका ने, तब से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो नया क्वाड जो है ये क्या करेगा? ये रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। और क्वाड जो है इसमें शामिल देश कौन से हैं? अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। बहुत ही कमाल की बात है वैसे। चलिए खैर, ठीक है। और इस ग्रुप का निर्माण अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए बनाया गया है। अगला आता है कि वेब वर्क्स ने किस राज्य के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है? तो ये करने वाला जो राज्य सरकार है वो है आपका कर्नाटका। अगला आता है प्रश्न, हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके द्वारा भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया गया? तो ये है राजस्थान। गूगल पर 500 मिलियन यूरो का अभी हाल ही में जुर्माना लगाया गया है। किस देश के द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया गया फ्रांस के द्वारा। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? देखिए, इनका बस चले तो 100% एथेनॉल जो है वो रखेंगे गाड़ियों के लिए, लेकिन अभी 2023 और 24 के लिए 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई है। ठीक है, आप जान ही रहे हैं। देखिए, आज की डेट में लगातार जो क्रूड ऑयल है वो कम होता जा रहा है, तो हमें नए विकल्पों को तलाशने की ज़रूरत है। किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये एक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसे हम अल्ट्रावायलेट सी या अल्ट्रावायलेट सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी नाम से ही पता लगे, और एक कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी है जिसे हाल ही में भारतीय संसद में स्थापित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कोरोना वायरस की जो एयरबोर्न इन्फेक्शन की समस्या है उसको कम करना है। अगला प्रश्न आता है, चीन की बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के अनुसार कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य चाइना ने कब तक रखा है? तो ये रखा गया है सन 2060 तक। हाल ही में चीन के द्वारा अपनी बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लॉन्च किया गया, और चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है। इस तरह से चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन ट्रेडिंग बाजार बनने जा रहा है। इसी वीक की खबर है कि भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये किससे रखते थे? क्रिकेट से। आपको पता हो तो 1983 जब वर्ल्ड कप जीता गया था कपिल देव जी की अगुवाई में, तो उस टीम का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। और अगला प्रश्न आता है, नैम
नैम यानी नेशनल आयुष मिशन, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात नहीं है, नेशनल आयुष मिशन की बात है, को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, तो ये रखा गया है 2026 तक। अगला है आपका मातृ कवचम। ये अभियान कौन से राज्य के द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केरला के द्वारा किया गया है। महामारी से बचाव की नेक पहल के रूप में केरल सरकार ने गर्भावस्था में ही वैक्सीन लगवाने के लिए इसे लॉन्च किया है, मातृ कवचम। इसके तहत सभी गर्भवती महिलाएं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने वार्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी और महामारी से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए केरल सरकार के द्वारा मातृ कवचम अभियान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी आईसीएआर के द्वारा 93rd जो उनका आपका 93वां स्थापना दिवस है, कब मनाया गया, तो यह है 16 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि मवेशी संरक्षण विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया, तो ये असम है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, पता होगा आपको। हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ओडिशा। ठीक है, पहले वो किस टीम के कोच थे, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए कितने करोड़ का इनाम रखा है, तो मैं आपको बता दूं, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है, सिल्वर के लिए 4 और ब्रॉन्ज मेडल के 2 करोड़। अगला प्रश्न आता है कि आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक नया ऐप विकसित किया गया है, तो ये है आपका आईआईटी मंडी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता पुनर्स्थापन परियोजना के अंतर्गत किस देश से 10 चीते लाकर बसाए जाएंगे, तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका से 10 चीते मंगाए जाएंगे और ये लाकर के बसाए जाएंगे कहाँ पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसके पुनर्स्थापन परियोजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 तक अफ्रीका से 10 चीते लाकर बसाए जाएंगे और इन चीतों के संरक्षण और रखरखाव पर खर्च जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप ये समझ लीजिए इनकी है। किस राज्य सरकार के द्वारा नई रिटेल पार्क नीति अभी हाल ही में जारी की गई, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखिए आज मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। कोंगो नाडु पृथक संघ राज्य क्षेत्र बनाने की जो मांग की जा रही है, यह किस प्रदेश का हिस्सा है, आप सभी को वैसे पता होगा, इस वीक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। तो मैं आपको बता दूं, कोंगो नाडु ऑल्सो नॉन एज वेरियस नेम्स एज द कोंगो मंडलम। देखिए आपने अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पढ़ा है तो आपको पता होगा, नाडु, वलनाडु और वो सब पढ़ा होगा आपने, है ना, विश। तो ये जो सिस्टम था, नाडु कहा जाता था, तो कोंगू वो एरिया है, कोंगो नाडु also known as the various names as the Kongo Mandalam and the Congo Belt is a geographical region comprising present day parts of the southwestern तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वो रीजन है। बेसिकली ये वो प्लेस है जहाँ संगम आपने सुना होगा, संगम का जो क्षेत्र था, चेर, पांडे और जो थर्ड और थे, तो ये सबसे मिलकर जो एरिया बनता था, ये वो रीजन की बात कर रहे हैं। चेर का आपने पढ़ा होगा, इलांगो आदिगल, शेनगुट्टवन, लाल चेर वगैरह। ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़ा है आपने तो उसी टाइम का ये रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, ज्योग्राफिकल रीजन कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु, द साउथ ईस्टर्न कर्नाटका का साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्सा, और ईस्टर्न केरला इन द एंशियंट तमिलकम प्रदेश। तमिलकम कहा जाता है उस पूरे रीजन को। इट वॉज अ सीट ऑफ द चेरा किंग बाउंडेड ऑन द ईस्ट ऑफ द तोंडई नाडु, on the southeast by the Chola Nadu and on the south by the Pandya Nadu। ठीक है, नाडु पता ही होगा आपको, तो ये रीजन पड़ता है आपका। ठीक है, ये है आपका कोंगो नाडु क्षेत्र जो उस वक्त जाना जाता था, जैसे चेरा आप देख रहे हैं, पांड्या, चोला, ये कोंगो बीच में आप देखते हैं, पल्लवा, चोला और चेरा के बीच में देखिए कोंगो जो प्लेस पड़ रहा है, यानी वो तीनों टेरिटरी या तीनों जो रीजन है उनका कल्चर यहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर के रूप में कोंगो प्रदेश में पाया जाता है। चलिए है, ये हमारे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो हैं। तमिलनाडु में एक नया विवाद सिर उठाने लगा है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र, जिसे कोंगो क्षेत्र कहते हैं के नाम से जाना जाता है, कोंगो नाडु में विभाजित करने की योजना बना रही है।
हालांकि इस रिपोर्ट की फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य के विभाजन की गूंज सुनाई दे रही है। तमिलनाडु के बीजेपी नेताओं ने इस कदम के पक्ष में बात की है। बीजेपी विधायक दल के नेता नयनार नागेंद्रन ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि वे डीएम के इसको लेकर इतना डरे हुए क्यों हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कई जगहों का अंत नाडु के साथ होता है। बीजेपी के जो प्रदेश महासचिव हैं कारू नागराजन ने कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो हिस्सों में बटे हुए थे। अगर विभाजन राज्य के लोगों की इच्छा है तो सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। अटकलें हैं कि भारत सरकार के इस क्षेत्र को एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का आकार देना चाहती है। ठीक है, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि क्या विवाद है, तो ये आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस देश के द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की जाएगी? तो ये कौन करेगा? ये हमारा देश भारत करेगा। किस देश की संसद ने FATF आपको पता होगा फ्रांस में है, और ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो ऐसे देश हैं जो टेररिस्ट फंडिंग को नहीं रोक पा रहे हैं तो उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, और पाकिस्तान इससे काफ़ी समय से प्रभावित है क्योंकि उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान ने इसके लिए एक विधेयक पास किया है कि कैसे इस समस्या से उबरा जाए। किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% कोविड वैक्सीनेशन हो गया है? तो ये हो गया है लद्दाख में, जो एक यूटी है। अगला आता है प्रश्न कि भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वीं जो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है वो P-8I प्राप्त किया है? तो ये है आपका अमेरिका से प्राप्त किया है। 10वां, 12 की डील हुई थी, पहले 8 की डील हुई, फिर 4 की डील हुई, टोटल 12 हुई, जिसमें 10वां हमें मिला है। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर सोलर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है, आपने कच्छ का रण सुना होगा, बिल्कुल कच्छ का जो शेर वाला मुंह आप देखते हैं, तो वो जो आपका नमकीन क्षेत्र है, मतलब सॉल्टी वाटर स्वैम्पी एरिया है, तो उसे कच्छ का रण कहते हैं। और ये आपका कहाँ पर है? ये गुजरात में है। BKS साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है NN पिल्लई को। किस टेनिस खिलाड़ी को 10 वर्ष का UAE गोल्डन वीजा अभी हाल ही में मिला है? तो ये मिला है किसको? सानिया मिर्जा को। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि पहले मैंने बताया था आपको, संजय दत्त जी को मिला था, और ये सानिया मिर्जा को। और अगला प्रश्न आता है, द स्ट्रगल विद इन द मेमोर ऑफ इमरजेंसी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं? ये पाकिस्तान के बाबर आजम। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में प्राप्त किए? तो ये देश है अमेरिका। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग होगा, ये ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, तो किसके साथ की है? गूगल के साथ। नौसैनिक अभ्यास एक्साइज शील्ड में भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका। ये कहाँ हो रही है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आजकल चर्चा में है ये प्रश्न। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है आपका वियतनाम। आपने पढ़ा होगा बर्मा, अगर मैप देखेंगे तो बर्मा है, बर्मा के बाद मतलब म्यांमार के बाद आप देखेंगे लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को। तो पूरा का पूरा जो ये रीजन है इन तीनों देशों से मिलकर बना होता है। तो वियतनाम रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मिला है, मतलब हुआ है। किस राज्य के में गुफा चित्रों की खोज की गई? अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर गुफा चित्रों की खोज की गई है? तो ये की गई है हरियाणा में। अगला प्रश्न आता है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों में दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता अभी हाल ही में कौन बन गया है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये Xiaomi है, और ये जो है स्मार्टफोन विनिर्माण कंपनियों में पहले नंबर पर जो कंपनी आती है वो है सैमसंग। दूसरे नंबर पर एप्पल था, लेकिन एप्पल को पीछे धकेलते हुए, पीछे हटाते हुए जो Xiaomi है वो अब नंबर 2 की पोजीशन होल्ड कर रहा है, और यानी थर्ड नंबर पर एप्पल चली गई है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, भारत की पहली जो पॉड टैक्सी है वो कहाँ चलेगी? ये नोएडा में चलेगी, और ये बताया जा रहा है कि फिल्म सिटी से लेकर और ये कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी आपकी जेवर
एयरपोर्ट तक, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है जी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मैनेजमेंट अब कौन सी कंपनी के द्वारा संभाल लिया गया है? तो ये संभाला गया है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।